कोई भी नॉर्मल इंसान ये कैसे समझे मेरी बॉडी में नी में स्पेसिफिकली पेन हो रहे हैं वो एक नॉर्मल पेन है या एज से रिलेटेड पेन शुरू हो चुके हैं? कब इन चीज़ों के इशू को देखते हुए डॉक्टर के पास जाना आप रिकमेंड करेंगे? घुटने के दर्द को लेके बारी बारी अगर दवाइयाँ खानी पड़ रही, इंडिया में 45 to 70% तक फीमेल्स को ही इसके ज़्यादा इशू आते हैं। ऐसे नहीं है कि अचानक से किसी के रातों रात घुटने खराब हो जाते हैं कि मैं रात को बिल्कुल सही सोया और सुबह मेरे घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए। इट हैपन्स ओवर मेनी ईयर्स ऑफ इग्नोरेंस। अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है तो अगले 5-10 साल में तो फिर रोबोट्स ही सब कुछ करेंगे। मेडिकल फील्ड में तो मैं इस बात को बोलूँगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंट हमारे यूजुअली ऑपरेशन थिएटर में जागते हुए ऑपरेशन कराते हैं। अब एक सर्जरी कहते हैं इसको। नी रिप्लेसमेंट एंड नाउडेज नी रीसरफेसिंग भी एक टर्म आ चुकी है कि अगर किसी पेशेंट का घुटना थोड़ा सा खराब है, एक कंपार्टमेंट खराब है, तो उसको हम सारा घुटना क्यों निकालेंगे? उसका हम एक कंपार्टमेंट आजकल ठीक कर पाते हैं, पहले ठीक नहीं कर पाते थे। पेशेंट के घुटने के प्रॉब्लम के मुताबिक अगर सॉल्व कर पाए तो उसको हम रीसरफेसिंग कहते हैं। 20 मिनट 25 मिनट में 15 मिनट में उनकी सर्जरी खत्म हो जाती है। जैसे ही मैं सर्जरी खत्म करके उनको बताता हूँ कि आपकी सर्जरी खत्म हो गई है, ज्यादातर पेशेंट्स के मुंह से एक ही टर्म निकलती है, हो भी गया। कुछ कॉमन मिथ्स जो आपने सुने होंगे नी सर्जरी से रिलेटेड। सबसे कॉमन जो मिथ होती है, अगर हमने घुटनों का ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने पूरे घुटने मेरे निकाल के फेंक देने हैं और अंदर कुछ लोहे के नए घुटने डाल देने हैं, आर्टिफिशियल डाल देने हैं, और पता नहीं मैं बाद में ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पहले चंडीगढ़ में मैक्सिमम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के लिए चंडीगढ़ के लोग दिल्ली जाते थे। अब ये रिवर्स हो रहा है कि दिल्ली, मुंबई सब जगह से लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं अपनी नी सर्जरी के लिए। थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, पहले जो सर्जरी करने में मेरे को 1 घंटा लगता था, आजकल AI की मदद से मेरे को 15 मिनट लगते हैं। तो दैट इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ रोबोलेंस और ये सारी चीजें, हमारा जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आज के टाइम में सक्सेस रेट कहाँ पहुँच गया? तो आज के केस में हम सर्जरी ही उन पेशेंट्स की करते हैं जिनकी 3D एनालिसिस में मैपिंग के बाद, AI एनालिसिस के बाद हम डिजिटली सक्सेसफुल सर्जरी कर चुके हैं। इस पॉडकास्ट को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी मोटिवेशन है। और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का आपको ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा। आज हम एक ऐसे कॉमन पेन पे बात करने वाले हैं जो इंडिया में हर किसी ने अपने घर में, अपने फैमिली में देखा ही है। स्पेसिफिकली हमारी मदर्स को, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों को ये इशू होता है। हम बात कर रहे हैं नी पेन रिलेटेड इश्यूज जो इतने बढ़ जाते हैं कि एंड में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। बट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट नी सर्जन डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, हु इज द फाउंडर ऑफ रोबोलेंस FT3D नी रीसरफेसिंग टेक्नोलॉजी, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हमें अपने नी को रिप्लेस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में, इस पूरे के पूरे नी पेन इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपने नी को सेव कर सकते हैं, हम आज उनसे बात करेंगे। सो चलिए चलते हैं डायरेक्टली पॉडकास्ट में। सो डॉक्टर तरन, आज के पॉडकास्ट के लिए तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, बिकॉज आज के सोशल मीडिया के ज़माने में नेक पेन, बैक पेन, अलग अलग जॉइंट पेन, बहुत कुछ हो रहा है। तो जब मुझे था कि आप आओगे तो मैंने कहा यार जो मेरे भी पेन्स है ना, मैं उसके रिलेटेड भी सर से पूछूंगा। सबसे पहली चीज़ तो आजकल हमारी सिटिंग जॉब इतनी बढ़ चुकी है कि दिन भर बैठे रहते हैं। दूसरा, मुझे कई बार खुद को फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की वजह से क्या, जब मैं मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, जो मेरे नी और मेरे लेग को ऐसा होता है ना, थोड़ा और रिलैक्स कर ले, थोड़ी देर और सो जाते हैं, ये बहुत हो रहा है। तो क्या ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये लाइफस्टाइल इशू हैं या सच में ये नी पेन वाली चीज़ें जो अभी से जल्दी यंग एज में हमें आ रही हैं वही इश्यूज़ हैं? यंग एज में तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ ही होते हैं यूजुअली। लाइफस्टाइल इश्यूज़ मतलब हम यूजुअली अगर डिस्कस करेंगे तो लाइफस्टाइल में मतलब हमारा वेट अगर बढ़ने लग जाए और हम अपने नीज़ का या बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज ना करें या कोई फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, तो उससे क्या होता है, वेट ज़्यादा होने से और हमारा फिज़िकल एक्टिविटी ना होने से, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। जैसे आजकल का बहुत कल्चर है कि सुबह डेस्क जॉब्स होती हैं फ्रॉम 9 to 5, 9 to 6, कंटिन्यूस सिटिंग से एंड ओवरवेट होने के कारण हमारे जो लेग्स के और नीज़ के जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो वीक हो जाती हैं।
तो जब वो वीक हो जाती हैं तो वो हमारी ही बॉडी का वेट नहीं उठा पाती, जो कि नॉर्मली उठा पाती हैं अगर हमारे मसल्स अगर स्ट्रांग हो तो। सिमिलरली अगर हमारे बैठे बैठे नीज़ के या लेग्स के मसल्स वीक हो जाते हैं तो एक सिंपल कार चलाते समय जो हमने क्लच प्रेस करना होता है वो भी एक टास्क लगने लग जाता है, मुश्किल लगने लग जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कार्स अभी अभी डेवलप हुई हैं, कार्स तो बहुत देर से हैं, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स जो अभी आनी शुरू हुई हैं, नी पेन यंग एज में, बैठे बैठे पेन हो जाना, बैक पेन, नेक पेन, ये यूजुअली आई थिंक बिकॉज ऑफ जो आजकल डेस्क जॉब कल्चर है, सिटिंग, वर्क फ्रॉम होम, या जो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे ही सारा जो आजकल काम चलता है, एक्टिविटी कम होने के कारण हमारे लेग्स के, नीज के मसल्स वीक होने के कारण होता है। तो यस, इट इज़ अ लाइफस्टाइल इशू। राइट। अच्छा, एक जो हम दिन भर बैठे रहते हैं सेम पोस्चर में, जो सिनेमा स्टाइल जिसकी हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे, क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि दिन भर पैर सीधे हैं, हम चेयर पे बैठे हुए हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसको हमारे मेडिकल बुक्स में सिनेमा साइन कहते हैं। सिनेमा साइन मतलब जैसे कि पुराने जो आजकल के थिएटर्स तो बहुत अच्छे और लग्जूरियस होते हैं, लेकिन जो पुराने थिएटर्स होते थे वो बहुत टाइट और उनकी सीटिंग कैपेसिटी जो इतनी ज़्यादा होती थी कि आगे वाली सीट और हमारी सीट के बीच में बहुत ही कम जगह होती थी। तो जब पहले थिएटर्स में लोग फिल्म देखने जाते थे तो उनको बहुत ही क्रैम्प्ड अप पोजीशन में बैठना पड़ता था, अपने घुटनों को बिल्कुल अपनी मोड़ के। तो कुछ देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, आधे पौने घंटे के बाद उनको ऐसे लगने लग जाता था कि उनके नीज़ में, घुटनों में बहुत ज़्यादा भारीपन शुरू हो गया है और दर्द शुरू हो गया है। तो उनको मजबूरन खड़े होना पड़ता था कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट खड़े हो जाएंगे, वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए फिर बैठ सकेंगे। तो इसको सिनेमा साइन कहते हैं। तो ये यूजुअली होता है जब हम एक ही पोजीशन में, फॉर अगेन मैं वही वापस बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में बैठे हैं, हम एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहेंगे और हमारी नीज़ का एंगल 90 डिग्री से 90 डिग्री से पीछे, जैसे हमारी आदत होती है पैर को हम पीछे की तरफ मोड़ के बैठे रहते हैं, उस चीज़ से हमारे जो घुटने के आगे जो नी कैप होता है, जिसको हम पटेला कहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और वो लगातार कुछ घंटे अगर वो प्रेशर पड़ता रहे तो वो एक नॉर्मल घुटना होने के बावजूद भी दर्द होने लग जाता है। तो सिनेमा साइन का मतलब ये नहीं कि आपके घुटने ख़राब हो गए, जैसे हम डेस्क पे बैठे हैं और हमारे पेन शुरू हो गया तो ये नहीं कि हमारे घुटने ख़राब हो गए। उसका मतलब है कि हमने अपने घुटने की हड्डियों के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेस डाल के रखा हुआ है। तभी ऑफिस में आजकल रेकमेंडेड है कि ऐसे टेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिन टेबल्स के नीचे पैर सीधे करने की जगह हो, और उसके आगे भी एक प्लेटफॉर्म रखना चाहिए ताकि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी पैरों को, टांगों को आगे रख लें, कभी टांगों को नॉर्मल पोजीशन में और कभी टांगों को पीछे, पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो ये सिनेमा साइन मैजिकली डिसअपीयर हो जाएगा बिना किसी दवाई से। राइट। हमारी टीम में रिधि है, स्पेसिफिकली उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। तो कई बार मैं भी वो चीज़ें करता हूँ बिकॉज सच में काफ़ी देर बाद ऐसा लगता है कि यार नी को ना थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करना चाहिए। यस। तो डॉक्टर साहब, ये सारे के सारे इश्यूज़ की शुरुआत, जॉइंट पेन्स की शुरुआत और स्पेसिफिकली नी पेन की शुरुआत होती कहाँ से? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो नी जॉइंट होता है, हम तो सीधा कह देते हैं कि घुटना है, एक घुटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर किसी ने भी कोई एक्सरे देखा हो तो घुटना कोई अलग चीज़ नहीं होती है। वो हमारी थाई बोन और जो नीचे लेग बोन होती है, दोनों टांगों की जो हड्डियाँ जहाँ पे मिलती हैं उसको घुटना कहते हैं। घुटना कोई अलग ऑर्गन नहीं है कि कोई अलग से हमारा जैसे सिर है वैसे घुटना अलग है। घुटना एक जोड़ है जहाँ पे थाई बोन और लेग बोन आपस में मिलती है, कनेक्टेड। दोनों हड्डियों के ऊपर एक कुदरती परत होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम यूजुअली सिंपल लैंग्वेज में या सरल भाषा में समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ग्रीस। तो बड़ा कॉमनली सुनने को मिलता है हमारे घुटने के अंदर ग्रीस है, वो खत्म हो गई तो इसका मतलब हमारा घुटना शायद ख़राब हो गया। लेकिन वो ग्रीस जैसी नहीं होती है, वो सिर्फ एक हमें समझाने के लिए पेशेंट्स को एक टर्म यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम ग्रीस कहते हैं, कई बार हम गैप कहते हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि हमारे घुटनों के अंदर कोई लिक्विड या लुब्रिकेशन है। आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो परत होती है वो दोनों हड्डियों के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो शुरुआत में जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटना शुरू होता है, वो चाहे उम्र के साथ हो, चाहे चोट लगने के कारण हो, चाहे किसी इन्फेक्शन के कारण हो, स्पोर्ट्स इंजरी या एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटना शुरू हो जाता है तब घुटनों की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो आपने जैसे पूछा कि शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है ग्रेड 1 डैमेज होना आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर।
मीन्स हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगेन ये कह सकते हैं कि ग्रीस जब जहाँ से लीकेज शुरू हो गई वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। हाँ, ग्रीस मेडिकली तो इट डज नॉट होल्ड एनी ट्रू, यस, क्योंकि मेडिकली तो ग्रीस का कोई इसके साथ नी जॉइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन समझाने के लिए ये कह सकते हैं, राइट। लेकिन राइट टर्म वुड बी कार्टिलेज। ओके, आपकी बात से ना मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है। जैसे मॉर्निंग में कई बार हम लोग मॉर्निंग में या चलते फिरते कई बार खड़े होकर पानी पीते हैं ना, तो जनरली कहा जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सीधे घुटने जो है वो खराब हो जाते हैं। क्या ये सच है या ये एक मिथ है? नहीं, इसमें एक तरह से मिथ ही है। तो खड़े रह के पानी पिए चाहे हम बैठ के पानी पिए, उसमें घुटनों को तो कोई भी असर नहीं होता है, बिकॉज बहुत पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। जो हमारा ये नी जॉइंट है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए ये सब चीज़ें सच भी कही जा सकती हैं। लेकिन नी पेन, घुटने ख़राब हो जाएंगे अगर आप ऐसे पानी पिएंगे, या घुटने ठीक रहेंगे अगर आप वैसे पानी पिएंगे, उसमें देयर इज़ नो ट्रूथ, वो एक मिथ है। क्योंकि जनरली बहुत कहा जाता है ये चीज़। सो अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो आपका नी पेन है, ये जब मैं रिसर्च करा था आई रेड समवेयर कि फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया में 45 to 70% तक फीमेल्स को ही इसके ज़्यादा इशू आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली क्या जेंडर स्पेसिफिक है या ऐसा क्यों है इंडिया में? इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये डेटा ट्रू है कि फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने खराब होने की जो कंडीशन होती है, वो जल्दी भी आती है और वो ज़्यादा प्रिवेलेंट भी है। ज़्यादा परसेंटेज में अगर हम मेल्स और फीमेल्स में कंपैरिजन करें तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम नीज की या हिप्स की ज़्यादा आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आती है। ऐसा नहीं कि यंग फीमेल्स में आती है। इट इज़ ऑलवेज द पोस्ट मेनोपॉजल जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जब लेडीज़ का जो मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उसके बाद उनकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो हड्डियाँ वीक होने लग जाती हैं, तो उसके कारण, वीक हड्डियों के कारण, वीक मसल्स के कारण कार्टिलेज के ऊपर जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ने लग जाता है। उसके कारण पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फीमेल्स में क्योंकि मेनोपॉज का एक पर्टिकुलर एज के बाद शुरू होना होता ही है, उसके केस में हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। दूसरा, क्योंकि घर में फीमेल जो हमारी रूरल पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा सैर करना या ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज वगैरह करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, घर में सारा दिन बिजी रहते हैं, सारा घर उनके बल पे चलता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उनको कि अब आप पिछले 6 महीने में बताइए आपने कितने किलोमीटर वॉक किया, या आप कितनी बार आपने एक्सरसाइज की, आपने कितने वेट्स उठाए हैं, तो उनका जवाब यूजली होगा कि शायद ही मैं कहीं सैर करने जाती हूँ, या मैंने एक्सरसाइज या जिम या वर्कआउट, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी बात यह है लेकिन कि आजकल के जो मॉडर्न एरा है, जो यंगर जनरेशन है, वो शुरुआत से ही अपने बॉडी का जो फिटनेस लेवल है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यंग मेन यंग गर्ल्स अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो शायद ये जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो सही भी मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसी हिसाब से अगर अपने आप को यंग एज से ही फिट रखें, वर्कआउट्स करें, सैर करें, साइकिलिंग करें, एक एक्टिव फिट लाइफस्टाइल को चुनें, तो शायद आगे जाके ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल बराबर हो जाए। शायद मेल एंड फीमेल्स में बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस का परसेंटेज बराबर ही हो जाए। राइट। मैं ना एक वीडियो बहुत देख रहा था पीछे, बहुत वायरल हुई थी। उस वीडियो में क्या था कि इंडिया की बहुत सारे फीमेल्स थे जो ज़्यादा एज ग्रुप के थे, आई गेस 50-60 प्लस एज ग्रुप के थे। तो वो किसी बोट से उतर रहे थे और उसी बोट में कुछ फॉरेनर्स भी थी। जब फीमेल उतर रही थी, इंडियन स्पेसिफिकली, वो सहारा लेके उस बोट से उतर रहे थे और सेम एज ग्रुप की फॉरेनर्स थी, वो बिल्कुल फिट एंड रफ एंड टफ चलते हुए वहाँ से निकल गए। तो इससे एक चीज़ ये भी आई जो मैं रीड भी कर रहा था कि इंडिया वाले, जैसा आपने पहले कहा, इंडिया में तो वो हैबिट ही नहीं है कि जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे घर में, मदर्स हैं, जितने भी एल्डरली लोग हैं, वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज बहुत ही ना के बराबर होती है। जबकि फॉरेन में मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज को आज भी फॉलो करते हैं, दे गो टू जिम एज वेल, तो वो इश्यूज़ वहाँ कम है। ये भी एक चीज़ जो मैंने आपकी बात आप कह रहे हैं, ये वहाँ भी देखा था। बिल्कुल सही बात है। मैं जब अपनी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गया था, तो जर्मनी में मैंने ये बहुत ही कॉमन चीज़ देखी। जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई घुटनों की प्रॉब्लम आती है तो हम अपने डॉक्टर से सीधा जाके क्या कहते हैं कि मेरे घुटने हैं, ख़राब हो गए हैं लगता है मेरे को, और मेरे को बताओ इसको हम कैसे ठीक कर लें। ठीक, दवाई दे दो या कुछ इंजेक्शन लगा दो। लेकिन कभी भी अगर हम ये बोलते हैं किसी पेशेंट को इंडिया में कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे या थोड़ा सा वेट लॉस करोगे तो आपके घुटने शायद ख़राब ही ना हो, लेकिन उस बात को ज़्यादातर लोग मानते नहीं है। दवाइयों में, इंडिया में दवाइयाँ, चूर्ण, घुटनों के अंदर इंजेक्शन, ये सब चीज़ें, या मालिश कर लेना,
या एक्यूप्रेशर करवा लेना या फिजियोथेरेपी जाके कुछ मशीनों से थेरेपी करवा लेना जिसमें कोई मेहनत नहीं होती है, उन सब चीज़ों से तो हम बहुत खुश रहते हैं। जहाँ पे भी बात आ जाती है कि जाइए अब रोज़ आप सुबह आधा घंटा सैर शुरू कीजिए, उसके बाद 15 मिनट साइकिलिंग कीजिए और 10-15 मिनट वर्कआउट करो, तो शायद आपको घुटनों की प्रॉब्लम आए ही ना। तो यस, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनमें फिटनेस को लेके काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन अगेन मैं वापस बोलूँगा, इंडिया में भी अब धीरे धीरे वही सेम कल्चर आता जा रहा है, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि इंडिया में भी अब फिटनेस को लेके, अपनी बॉडी के एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी को लेके पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, विच इट शुड बी। यस। इंडिया में कौन से रीजन्स में सबसे ज़्यादा ये कॉमन इश्यूज हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो, या किस रीजन से आपके पास जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं? यूजुअली तो जिन भी एरियाज़ में चढ़ाई उतराई होती है, जैसे हिली एरिया हो गया, हिमाचल हुआ या जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, जहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग बचपन से ही चढ़ाई भी चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, उतराई भी उतरते हैं, इन सब चीज़ों से करने से उनके बचपन से ही घुटनों की जो एक्सरसाइज हो रही होती है उसके कारण उनके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ऐसे के एरियाज़ में से अगर मैं बोलूँगा, जो हिली एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ में नीज़ की प्रॉब्लम है कंपैरेटिवली कम होती है। अदरवाइज़ अक्रॉस जो प्लेन्स हैं हमारे, जहाँ पे हिली एरिया, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ, ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं उनमें प्रेवेलेंस बराबर है। लेकिन जहाँ पे भी हिली एरिया है, सीढ़ियाँ को इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और जहाँ पे चढ़ाई उतराई है, वैसे एरियाज़ में ये प्रॉब्लम कम पाई जाती है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फुटवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में? क्योंकि आज के टाइम में जिम के लिए अलग शूज़ हैं, आपके रनिंग शूज़ अलग हैं, ऑफिस वेयर अलग, मतलब डिफरेंट सारे, हर चीज़ के लिए अलग अलग शूज़ आ रहे हैं। तो फुटवेयर का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में? नीज़ को लेके फुटवेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे ऑफिस वेयर पहने, चाहे कोई स्पोर्ट्स शूज़ पहने, एनी काइंड ऑफ फुटवेयर आप पहन सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमारे एड़ी के नीचे या पैर के पूरी सोल के नीचे कोई प्रॉपर कुशन ज़रूर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा फुटवेयर, फॉर एग्जांपल ऑफिस फुटवेयर, अगर उनके अंदर हम सिलिकॉन के या बहुत ही सॉफ्ट कुशन रख लें, तो जो चलने से या ज़्यादा देर खड़े रहने से जो इम्पैक्ट आता है हमारे पैर पे, एंकल जॉइंट पे, टांग की हड्डियों पे और घुटनों पे, वो इम्पैक्ट कम आता है। क्योंकि कुशन का मतलब क्या होता है? कुशन का मतलब है उन्होंने इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर लेना है। तो अगर हम अपने पैरों के नीचे इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के लिए कोई कुशन यूज़ कर लेंगे, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ में होते हैं आजकल ये टेक्नोलॉजी जिसके नीचे एयर बबल्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है। बिकॉज जब हम चलते हैं, चलते समय भी हमारे पैरों पे और घुटनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमें महसूस नहीं होता। आप पूछिए जिनके घुटने ख़राब होते हैं, वो जब चलते हैं बिना प्रॉपर फुटवेयर के, उनके घुटनों में पेन बढ़ जाती है। तो उनको समझ में आ जाती है ये बात कि अगर मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनूं तो मेरे घुटनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं नंगे पैर या जैसे हमारे बहुत कॉमन इंडियन सोसाइटी में लेदर की जो शूज़ होते हैं, या जो जैसे लेडीज़ के जुत्ती होती है, बेली होती है या हील्स होती हैं, इन सब के नीचे कोई भी कुशन नहीं होता। मैं पंजाबी जुत्ती कहते हैं इसको, पंजाबी जुत्ती के नीचे कोई लेदर चमड़े के बने होते हैं, कुशन तो होता ही नहीं है, सारा इम्पैक्ट हमारे घुटनों पर आता है। तो फुटवेयर का तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो फ़ायदा तब करेगा अगर हम स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत बनाएं कि हमारे पैरों के नीचे कोई भी किसी भी तरह का कुशन हो, तो ये प्रॉब्लम आगे जाके शायद ना आए। फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर फुटवेयर। अब गर्ल्स क्या है, हील्स पहनती हैं रेगुलर फुल डे तक के लिए, या स्पेशल ओकेशंस होता है वो हील्स का यूज़ करती हैं, तो उनको हील्स से भी इसमें इशू आएगा? यस, बिकॉज हील अगर आप सोचें, अगर तो छोटी सी हील है तो हमारे पैर का जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन कई फुटवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हील बहुत लंबी होती है, तो पैर का एंगल ही बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, एड़ी ऊपर आ जाती है और जो पैर का जो आगे वाले टोज होते हैं, उंगलियां जो होती हैं पैर की, वो नीचे आ जाती हैं, और वो एंगल चेंज होने से हमारे घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए जो हील्स के साथ हम किसी फंक्शन में चले तो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेडीज़ की बात करें, वो फंक्शन में चले तो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पैर काफ़ी दर्द हो रहे हैं, और उनसे ज़्यादा देर खड़े नहीं रहा जाता, वो बैठने की ही कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ आर फीट वर डिज़ाइंड। हमारा जो डिज़ाइन था पैरों का, वो बिल्कुल नॉर्मल डिज़ाइन किया गया था, जो हमने कुदरत ने डिज़ाइन किया। कुदरत ने हील नहीं दी थी हमें, वो तो हमने अपने फुटवेयर में ऐड कर ली। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, ट्रेडमिल में, कई बार ये सुनने में भी आया कि ट्रेडमिल में नहीं रनिंग करनी चाहिए या जस्ट वॉक ऑन ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल वर्सेस आउटडोर आपका वॉकिंग और रनिंग, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए?
देखो, अगर तो यंग एज की बात कर रहे हैं हम, अगर हमारी एज कम है, यंगर पॉपुलेशन में, तो इट डज़ नॉट मैटर। ओके। आप ट्रेडमिल पे रन भी कर सकते हो, आप ट्रेडमिल पे वॉक भी कर सकते हो, क्रॉस ट्रेनर भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगेन मैं वापस बोलूँगा कि प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए। चप्पल के साथ ट्रेडमिल पे नहीं रन करना चाहिए, या बेली पहन के या नंगे पैर ट्रेडमिल पे नहीं रन करना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ जिसके अंदर अच्छा कुशन हो तो रनिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर भी कर सकते हैं। दूसरी जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि हम आज जिम ज्वाइन करते हैं और हम आज से ही भागना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द क्रिटिकल मिस्टेक। एकदम से अगर हम ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देंगे तो हमारी बॉडी को समय ही नहीं मिलता है अक्लामेटाइज होने के लिए। अक्लामेटाइजेशन मतलब होता है शरीर को आदत पड़ना किसी चीज़ की। तो जैसे ही कोई जिम ज्वाइन करें तो स्टार्ट तो करें सिर्फ नॉर्मल वॉक से, फिर किसी ट्रेनर से पूछें, अपने पैरों की स्ट्रेंथ के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करें। ग्रेजुअली स्टेमिना बिल्ड करना है, ग्रेजुअली मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो पैरों में दर्द भी नहीं होगा और कोई स्पोर्ट्स इंजरी होने का चांस भी नहीं होगा। एकदम से भागना ना शुरू करें, गिव इट सम टाइम। राइट, जैसे कहा था ना कि आप जिम चले गए, वेट भी पहले हल्का 2-2.5 किलो से शुरुआत करो, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। एग्जैक्टली, नहीं तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। राइट। और क्रैम्प्स कई बार इतने पेनफुल होते हैं कि जिम जाना अगले दिन बंद हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ रेगुलरिटी हम जिम में एब्सेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी नॉर्मल इंसान ये कैसे समझे अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ साथ कि जो मेरी बॉडी में नी में स्पेसिफिकली पेन हो रहे हैं वो एक नॉर्मल पेन है या एज से रिलेटेड पेन शुरू हो चुके हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो कब इन चीज़ों के इशू को देखते हुए डॉक्टर के पास जाना आप रिकमेंड करेंगे? बहुत ही सिंपल होता है, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। अगर तो नी पेन कभी कभी होता है जब हम ओवर एक्सर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं घूमने गए, बहुत घूमे, वापस आके घुटने में दर्द हुआ और थोड़े दिनों में वो ठीक हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट, वो ओवर एक्सर्शन के कारण था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है अगर किसी भी इंसान को, किसी भी एनी पर्सन अगर बिना किसी कारण के उनको घुटनों में दर्द होना शुरू हो। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस जाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी मैंने ओवर एक्सर्शन भी नहीं की, मेरे को कोई चोट भी नहीं लगी, लेकिन दर्द होने लग गया, तो बिना किसी कारण के अगर अपने आप दर्द शुरू हो गया और वो बारी बारी आने लगा, एक बार हो गया, मैंने रेस्ट कर लिया, दवाई खा ली, ठीक हो गया, 10 दिन के बाद वो फिर से आ गया, फिर मैंने दवाई खाई, फिर रेस्ट कर लिया, फिर ठीक हो गया, 15 दिन के बाद वो बिना किसी कारण के फिर वापस आ गया। तो अगर बारी बारी बिना किसी कारण के नी पेन हो रहा है तो उसका हमें डॉक्टर के पास जाके ज़रूर जांच करवानी चाहिए कि कहीं अंदर कोई वाकई में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अब मेरी उम्र हो गई है या ये तो पार्ट एंड पार्सल है या हम इसको इग्नोर करें, कोई बात नहीं, वो चलता है, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, 4-5 दिन आराम करो। हमें बारी बारी कि अगर नी पेन हो रहा है उसको डेफिनेटली डायग्नोस करवाना चाहिए, बिकॉज छोटी प्रॉब्लम से ही बड़ी प्रॉब्लम बनती है। ऐसे नहीं है कि अचानक से किसी के रातों रात घुटने खराब हो जाते हैं कि मैं रात को बिल्कुल सही सोया और सुबह मेरे घुटने बिल्कुल डैमेज हो गए। इट हैपन्स ओवर मेनी ईयर्स ऑफ इग्नोरेंस, मेनी ईयर्स ऑफ एब्यूज़ कि हम बिना जूते के हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वेट्स बिना प्रोफेशनल ट्रेनर के उठा रहे हैं, प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहन रहे हैं और नी पेन को इग्नोर करते जा रहे हैं। अगर हमारी आदत इतने सालों से ऐसी होती है तो घुटने ख़राब होते हैं। राइट। अच्छा, हम सभी के घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे दादी हैं, दादा हैं और भी सीनियर लोग जितने भी हैं, उन सब के मन में ना जब भी हम नी पेन की बात करते हैं एक डर ये आ जाता है कि यार अब ना शायद अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो सीधे एक ही चीज़ बोलने वाले हैं कि सर्जरी कराओ। तो सर्जरी की जो ज़रूरत होती है वो कब पड़ती है? ये जो आपने कहा ये तो बहुत ही कॉमन डर है। इसी एक डर को लेके लोग अपने घुटने के दर्द को, नी पेन को छिपाते रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताते। वो इंटरनेट पे सर्च करके या किसी फार्मेसी से जाके पेन किलर छिप के ज़रूर खा लेंगे, लेकिन उनको ये डर रहता है कि मैं अगर चलो किसी की बात मान के मैं डॉक्टर के पास चला ही गया, डॉक्टर ने तो सीधा बोल देना कि आपके घुटने का ऑपरेशन करना है। इस ऑपरेशन के डर को लेके वो बड़े सालों तक अपने नी पेन को इग्नोर करते रहते हैं। तो मैं तो सबको यही समझाना हमेशा से समझाता आया हूँ कि कोई भी डॉक्टर आपको ऐसे डायरेक्टली सर्जरी के बारे में रेकमेंड नहीं करेगा। हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जब कोई पेशेंट आते हैं तो मैं उनके हमेशा एग्जामिनेशन करता हूँ, घुटने से उनके प्रॉपर हिस्ट्री लेता हूँ, कब से शुरू हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी वगैरह वगैरह। फिर उनके एक्सरेज करवा के ये देखते हैं कि घुटनों के अंदर स्टेज क्या है। हमें लगता है कि घुटने जब दर्द शुरू हो जाते हैं तो घुटने पूरे तरह ख़राब हो चुके होते हैं, बल्कि एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है। हमारे घुटनों की जो आर्थराइटिस होता है, घुटने ख़राब होने की जो वेरियस स्टेजेस होती हैं वो 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 से शुरू होती है और स्टेज 4 पर जाती है।
तो सर्जरी का जो डर होता है वो उन्हीं पेशेंट्स को सोचना चाहिए जिनकी स्टेज 4 होती है। स्टेज 4 अगर 100 मरीज़ मैं दिन में देखता हूँ तो स्टेज 4 वाले मरीज़ होते हैं मुश्किल से 10 से 15, बाकी 80 to 85 पेशेंट्स को स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 होती है, जो कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। लेकिन ये बात समझने के लिए हमें पेशेंट्स को बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है सेल्फ डायग्नोसिस अगेन। अगर तो किसी भी पेशेंट को अपने किसी भी पेशेंट नहीं बोलूँगा, किसी को भी घुटने के दर्द को लेके बारी बारी अगर दवाइयाँ खानी पड़ रही हों, किसी भी तरह की दवाइयाँ, या बारी बारी अलग अलग तरह की मोडालिटीज़ या ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ रही हूँ, कभी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी वो एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं, कभी वो ये दवाई खा रहे हैं, कभी वो मलहम लगा रहे हैं, कभी वो इस तेल से मालिश कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही प्रॉब्लम को लेके अलग अलग तरह के इलाज करवा रहे हैं। ये एक तरह से वार्निंग साइन होना चाहिए कि शायद कुछ प्रॉब्लम है और अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए और डायग्नोस कराना चाहिए। कभी भी ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, ये सोचने के लिए जाना चाहिए कि मैं ऑपरेशन को टाल पाऊँ, मैं उसके लिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि अभी से मैं क्या शुरू कर दूं कि मेरे को आगे जाके शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। वही एक मन में सीधे डर होता है ना कि सीधे जाएंगे शायद सर्जरी हो जाएगी, सर्जरी हो जाएगी। आपने अर्थराइटिस की अभी बात करी, अर्थराइटिस होता क्या है और होता है कैसे है ये नॉर्मली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं, अर्थराइटिस के भी बहुत से अलग अलग किस्म होते हैं। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, वो यंग एज में ही हो सकता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड होता है, यानी कि उम्र के साथ साथ अगर हमारे घुटने के, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे घुटने के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। वो कार्टिलेज की जो परत होती है, उसका परत का जो काम होता है वो होता है हमारी थाई बोन को लेग बोन के साथ टच ना करने देना, फ्रिक्शन ना होने देना, रगड़ ना खाने देना। कोटिंग होती है एक तरह से। कुदरत ने हमारे हर एक जोड़ में आर्टिकुलर कार्टिलेज दिया हुआ है, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, चाहे वो हमारे कूनी का जोड़ हो, चाहे हमारे घुटने का जोड़ हो। जब उम्र के साथ बड़े सालों सारी उम्र चलते चलते अपने नॉर्मल काम काज में हम इतना बिजी रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, खेल कूद बचपन में खेले कूदे होते हैं, डांस करना, नॉर्मल हमारी लाइफस्टाइल जो इतने सालों से चल रहा होता है, एज के साथ हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज वेयर डाउन होना शुरू हो जाता है। वेयर एंड टियर समझते हैं? वेयर एंड टियर मतलब जैसे लग जाता है, हम नॉर्मल कहें, जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे उम्र के साथ नज़र कमज़ोर होती है, उम्र के साथ हमारी स्किन में चेंजेस आते हैं, हमारे सुनने में प्रॉब्लम आती है, हमारे ओवरऑल बॉडी की शेप में फ़र्क आता है, वैसे ही घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो भी उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है अपना काम करते करते। वियर एंड टीयर प्रोसेस। तो घुटने खराब होना, कोई पहली बात तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि घुटने खराब होना कोई बीमारी है, हम यूजली इसको कंडीशन कहते हैं। यानी कि घुटने, अगर फॉर एग्जांपल किसी की 60 साल के बाद, 60 साल की उम्र में घुटना दर्द शुरू हुआ, तो वो 60 साल के वेयर एंड टीयर के बाद दर्द शुरू हुआ है, वो बीमारी नहीं है, वो वियर एंड टीयर प्रोसेस। ये बहुत सही पॉइंट बोला आपने। तो हमें नॉर्मली ये डर लगता है कि हमारे घुटने के अंदर आर्थराइटिस बोल दिया डॉक्टर ने, पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ ली हमें। तो अगेन ये एक तरह से हमें इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। घुटने का आर्थराइटिस कोई बीमारी की तरह नहीं होता है कि वो फैल जाएगा या मेरे दूसरे जोड़ों में चला जाएगा। आर्थराइटिस इज़ अ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ एन एज रिलेटेड डीजेनरेटिव कंडीशन। तो हमें चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी आर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं। जब शुरुआत वाले में घुटना खराब हुए होते हैं अभी, उसको स्टेज 1 कहते हैं। थोड़े और ख़राब हो जाते हैं उसको स्टेज 2 कहते हैं। थोड़ा और ख़राब हो जाते हैं उसको स्टेज 3 कहते हैं। जब बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं उसको स्टेज 4 कहते हैं। और स्टेज 4 में ही सर्जरी रिकमेंडेड होती है, स्टेज 1, 2 या 3 में सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती है। राइट। तो डॉक्टर साहब, फिर नी रिप्लेसमेंट जो टर्म इतनी पॉपुलर है, पूरे इंडिया में सब जगह पॉपुलर है, वो एक्चुअली होती क्या है, उसमें रिप्लेस क्या होता है? एंड नाउ डेज आपका नी रीसरफेसिंग भी एक टर्म आ चुकी है, तो वो क्या होती है? दोनों में क्या ये इंटरलिंक्ड है या अलग अलग है? नहीं, ये बेसिकली तो इंटरलिंक्ड है। जब बहुत सालों पहले, दशकों पहले जब घुटनों के ऑपरेशन शुरू हुए थे, तब हमारे पास कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं हुआ करती थी। तब एक ही ऑप्शन होता था, उसको हम कहते थे कि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर देंगे। यानी कि घुटने के अंदर चाहे जितना मर्जी डैमेज हो, चाहे 10% डैमेज हो, चाहे वो 25% डैमेज हो, चाहे वो 90% डैमेज हो, हमने करना एक ही ऑपरेशन है। लेकिन क्योंकि पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, तो इसी जो पेरेंट टर्म है, जो जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे बहुत सालों पहले, तब टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक टर्म, जो जेनरिक टर्म, वो यूज़ की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मेडिकल फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल आजकल जैसे हम कर रहे हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, 3D मैपिंग, ये सब सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये सारे एल्गोरिदम्स का जो आज के 2026 में 21वीं सदी में एक सिंगल ऑपरेशन का ऑप्शन हम नहीं देते हैं। आजकल डिपेंड करता है कि मरीज़ के घुटने कितने ख़राब हैं, तो इसको हम पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड अप्रोच कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट का घुटना थोड़ा सा ख़राब है, एक कंपार्टमेंट ख़राब है, तो उसको हम सारा घुटना क्यों निकालेंगे? उसका हम एक कंपार्टमेंट आजकल ठीक कर पाते हैं, पहले ठीक नहीं कर पाते थे। पहले चाहे एक कंपार्टमेंट ख़राब हो, तो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, निकालना सारा ही पड़ता था। तब इस चीज़ को लेके भी लोग बहुत डरते हैं कि अभी तो लोगों को लगता है कि मेरा तो अभी दर्द शुरू ही हुआ, मैं क्यों कराऊँ, मैं क्यों निकलवाऊँ अपना पूरा घुटना। ये एक जो टर्मिनोलॉजी का जो फ़र्क है, रीसर्फेसिंग और रिप्लेसमेंट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। यानी कि पुराने ऑपरेशन को, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन को अगर हम आज AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट के घुटने के प्रॉब्लम के मुताबिक अगर सॉल्व कर पाएँ, तो उसको हम रीसर्फेसिंग कहते हैं। सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह। जैसे मैंने बताया, हमारे घुटने की हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज की एक सतह होती है, लेयर होती है, सरफेस होता है। अगर हम उस सरफेस को ठीक करने के लिए पूरे घुटने निकाल देंगे, तो उसको हम कहेंगे हमारे कार्टिलेज के साथ साथ हमारी घुटना भी सारा निकल गया। लेकिन अगर हम बहुत एक्यूरेटली, जितना कार्टिलेज डैमेज हुआ होता है, 3D मैपिंग के साथ, AI की और ML की मदद के साथ, 3D मैपिंग, ये सब सॉफ्टवेयर ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पहले लोकेट कर पाएँ, लोकेट मैंने कि ढूंढ पाएँ कि यहाँ पे डैमेज है, और फिर उन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ अगर हम उतने ही हिस्से का अगर हम इलाज कर पाएँ, तो उसको हम रीसर्फेसिंग कहेंगे, क्योंकि हमने सारा घुटना निकाला ही नहीं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। मतलब पहले ये था कि कुछ भी हो जाए, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ही होनी है उस पार्ट की, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, इतना एडवांसमेंट भी मेडिकल फील्ड में हो चुका है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा 10% डैमेज है, तो सिर्फ और सिर्फ यही करने की ज़रूरत है, नॉट कि कम्प्लीटली रिप्लेस करना। बिल्कुल। तो इसमें टोटल कॉस्टिंग क्या आ जाती है? अगर हम जनरली बात करें, नी सर्जरी की बात करें या नी रीसर्फेसिंग की बात करें, तो कॉस्टिंग जनरली कहाँ बैठती है? कॉस्टिंग, देखो, कॉस्टिंग डिपेंड करता होता है कि हमने पेशेंट को कौन सी सर्जरी ऑफर की है। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स को ये बात नहीं पता होता है कि हमारे घुटने के अंदर 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा घुटना एक ही है और हम उस घुटने को निकाल के उसकी जगह पे एक हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन हमारे घुटने के अंदर 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट, पैटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट। ये सारे कंपार्टमेंट्स को मिला के हम कहते हैं कि हमारा पूरा घुटना बनता है। अगर हमें 3D मैपिंग से या AI की मदद से हम ये लोकेट कर पाएँ कि पेशेंट का एक कंपार्टमेंट ख़राब है, तो उनको हम एक तरह की सर्जरी के बारे में बोलते हैं कि आपका एक कंपार्टमेंट ख़राब है, हम आपका सिर्फ ये सर्जरी करेंगे, बाकी सारे जो घुटना आपका ठीक है उसको हम नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई और पेशेंट आता है, उसके 2 कंपार्टमेंट ख़राब है, तो उसको भी हम 3D मैपिंग से, AI से लोकेट कर पाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके हम 2 कंपार्टमेंट ठीक करेंगे, तीसरा कंपार्टमेंट तो आपको ठीक है, उसको क्यों निकलवाना है। अगर किसी पेशेंट के तीनों कंपार्टमेंट ख़राब हैं, तो हम बोलते हैं कि अब आपके तो तीनों कंपार्टमेंट ख़राब है, अब हमें आपका शायद जो है पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। पहले ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम ये लोकेट या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, तो कॉस्ट भी एक ही होता था, एक ही सर्जरी करनी है, उसका एक ही कॉस्ट होता था। तो आजकल इट डिपेंड्स कि पेशेंट के घुटने के AI की एनालिसिस के अंदर डैमेज कितना आया है, कौन सी सर्जरी करनी है, कौन से अंदर हमने इम्प्लांट की कैपिंग्स करनी है, उस चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपने रूम का कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जेनरिक मैं बताऊं तो हमारे पास लगभग 7 से 8 अलग अलग कॉस्ट पैकेजेस होते हैं। वो पेशेंट के सामने हम उनके 3D एनालिसिस के मुताबिक डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद बताते हैं कि आपके पास ये प्रॉब्लम है और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उनका ये कॉस्ट है। तो देयर इज़ नो वन फिक्स्ड कॉस्ट कि हमने सबको एक ही कॉस्ट देना है। सबके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड है, जिसकी जो जितनी जो ज़रूरत है उतना ही होना, और होना भी ऐसी चाहिए। अगर मेरे को प्रॉब्लम 10% है, मैं 100% का पैसा क्यों दूं? मैं 10% का दूंगा तो उसका कॉस्ट भी कम होता है। पहले ऐसे ऑप्शन नहीं होते थे। इन्हीं सब चीज़ों के कारण पेशेंट्स के मन में बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी। वो डरते थे हॉस्पिटल्स जाने में या डॉक्टर के पास जाने में। उनको लगता था कि एक तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घुटना भी सारा निकल जाएगा, एक नकली घुटना अंदर डाल दिया जाएगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, मैं बैठ पाऊँगा, उठ पाऊँगा, मेरी तबीयत पहले से ही ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसी डर के कारण पेशेंट्स अपने घुटनों के दर्द को सहते रहते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वो दवाइयाँ खा लेंगे, पेन किलर खा लेंगे, 10 रुपये की दवाई खरीदी, 5 दिन दवाई खाई और आराम मिल गया।
लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज बढ़ता जाता है, राइट। वो अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं। फिर भी एक जेनरिक अगर हम कॉस्ट की बात करें मिनिमम टू मैक्सिमम तक किस रेंज में अलग चलते अलग हैं? हॉस्पिटल्स में अलग अलग रेंज होते हैं, वो दे कैन स्टार्ट समवेयर फ्रॉम से 3.5 लाख रुपीज़ कैन गो अप टू से 5.5 लाख रुपीज़। डिपेंड करता है कि पेशेंट ने कौन सा रूम चूज़ किया, उनको कौन सी सर्जरी ऑफर की गई, और उन्होंने कौन सा इम्प्लांट चॉइस, बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। राइट वो पेशेंट के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है। राइट। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है हमारी रोबोलेंस FT 3D नी रिसर्फेसिंग, ये हैवी वर्ड लग रहा है बट ये है क्या एक्चुअल में, इसमें क्या होता है और क्या क्या ये हमारे प्रॉब्लम्स को किस लेवल पे सॉल्व करता है? इसको हम ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम एक ही सारे वर्ड्स को मैं एक बार एक ही साथ समझाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा टेक्निकली मुश्किल हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं विद द ब्रेकअप ऑफ द वर्ड FT। FT का मतलब होता है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक का मतलब है, एक टर्म यूज़ की जाती है, इंग्लिश टर्म है, अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी करना चाहें तो उसको फास्ट ट्रैक कहते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक डिलीवरी या XYZ। तो FT का मतलब है फास्ट ट्रैक। वो इस टेक्निक में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जो सर्जरी हम घुटनों की करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स में हो जाती है। तो इतनी छोटी समय में जब हम किसी के घुटने के ऑपरेशन कर पाते हैं तो वो उसका जो बेसिस है, उसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो फास्ट ट्रैक FT का मतलब है फास्ट ट्रैक, हम घुटने के ऑपरेशन को लगभग 15 से 20 मिनट में सर्जरी कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुली। ये हम एक घुटने की बात एक घुटने की बात कर रहे हैं। 3D का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हमने पेशेंट के सिर्फ एक्सरे देख के कि हमने घुटने के एक्सरे कराए और बोल दिया कि चलो आपका ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं किया जाता, वो तो पुराने ऑपरेशनों में किया जाता था। इसमें हम पहले पेशेंट्स को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसके बाद उनके पूरी टांगों का CT स्कैन करवाया जाता है और उस CT स्कैन का फिर 3 डायमेंशनल 3D रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि 3D मैपिंग की जाती है। उसी से टर्म आती है जो 3D। तो फास्ट FT का मतलब है फास्ट ट्रैक, 3D का मतलब है 3D मैपिंग। रोबोलेंस में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो एक, हम इसमें ऑपरेशन के समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और 3D मैपिंग के साथ जो पेशेंट की टांगों का या घुटनों की एनालिसिस का जो रिजल्ट मिला होता है वो फीड किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ। तो उस डिवाइस के अंदर जब हम सारा डेटा फीड करते हैं, उस डिवाइस के साथ, रोबोलेंस के साथ फिर हम ऑपरेशन करते हैं। तो FT का मतलब है हमने जल्दी सर्जरी करना, 3D से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन AI और ऑगमेंटेड रियलिटी रोबोलेंस डिवाइस के साथ हमने एक्चुअली में सर्जरी परफॉर्म की। तो ये सारे वर्ड्स का जो अलग अलग मतलब है वो एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए रखा गया। तो रोबोलेंस का काम है सर्जरी करने में डॉक्टर की मदद करना, हम जल्दी कर पाते हैं तो फास्ट ट्रैक, 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो 3D। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी जो आई है कितनी लेटेस्ट, और इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? मैं तो इस टेक्नोलॉजी का लगभग पिछले 1 दशक से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी में हुई थी। तो जर्मनी में जो AI का जो विकास था वो हमारे अभी इंडिया में तो अभी आजकल AI बूम है, बिल्कुल, एवरीबडी इज यूजिंग Yes, AI, yes, yes, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुई थी। तो मैं जब जर्मनी में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे मेरा इसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। तब से ही मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में हुआ कि मेरे को भी इस फील्ड को भारत में या इंडिया में प्रपोज करना है और इंडिया में इसको करना है, स्प्रेड करना है। तो मेरे को तो लगभग 1 दशक के आसपास इसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हाँ, इसको पॉलिश करने में जो समय लगता है वो जैसे हर एक टेक्नोलॉजी में लगता है। AI का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो उसका जो टर्म इटसेल्फ है वो अपने आप को इम्प्रूव करने में सक्षम होती है। जैसे कि AI, मैंने फॉर एग्जांपल आज किसी एक मरीज़ का AI के साथ सर्जरी की, सारा डेटा कैलकुलेट किया, मैंने सारा उसमें डेटा फीड कर दिया, वो उस डेटा को यूज़ करके अगली सर्जरी को और भी बेटर बनाने में अपने आप कंप्यूट करके मेरे को एनालिसिस देती है कि हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अब ये मैं बोलूँगा कि अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है, ये एवर इवॉल्विंग है। ये हो सकता है आज से 5 साल के बाद इससे भी अच्छी एडवांस आ जाए, क्योंकि AI विल नेवर स्टॉप डेवलपिंग। AI तो इम्प्रूव होती ही जाएगी। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि हाँ, जो पहले जो सर्जरी करने में मेरे को 1 घंटा लगता था, आजकल AI की मदद से मेरे को 15 मिनट लगते हैं। तो दैट इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि पहले एक घुटने का ऑपरेशन 1 घंटा 1.5 घंटा, दूसरे घुटने का ऑपरेशन 1 घंटा 1.5 घंटा, 4 से 5 घंटे में तो हम पेशेंट का
ऑपरेशन ख़त्म करते थे। आजकल दोनों घुटनों के ऑपरेशन को ख़त्म करने में एआई की मदद से, FT3D या रोबोलेंस की मदद से हम 15 मिनट 20 मिनट में एक, 15 मिनट 20 मिनट में दूसरा घुटना और सक्सेसफुली कर पाते हैं। सक्सेसफुली इसलिए बिकॉज इसकी एक्यूरेसी एक पुराने मैनुअल ऑपरेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने सिर्फ डॉक्टर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए सर्जरी नहीं की कि मैंने हज़ारों ऑपरेशन किए हैं, मैं अगला भी अच्छा ही करूँगा। उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर आने का चांस होता है, या अगर हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट ना करें। रोबोलेंस FT3D टेक्नोलॉजी से हर एक पेशेंट के हर एक घुटने का प्रॉपर पहले एनालिसिस किया जाता है, फिर उस डेटा को रेक्टिफाई करने के बाद फिर एक्चुअली में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जन्स एक्सपीरियंस एंड द टेक्निकल नो हाउ ऑफ जो हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D मैपिंग या FT3D टेक्नोलॉजी है। राइट जैसा भी आपने बताया कि विद इन 15 to 20 मिनट्स एक नी का कंप्लीट ऑपरेशन हो जाता है। आई वाज रीडिंग कि आफ्टर 1 आवर आप दोनों नी का कर देते हो, बट विद इन 24 आवर जो पेशेंट है वो वॉकिंग कंडीशन में आ जाता है और ही कैन वॉक इजीली। यस राइट। उसका अगेन क्रेडिट कहाँ पे जाता है? उसका क्रेडिट जाता है जब हम आजकल के जो ऑपरेशन करते हैं FT3D रोबोलेंस टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें हम पुराने ऑपरेशनों की तरह थाई बोन को ड्रिल नहीं करते हैं। तो हमारे जो पुराने ऑपरेशन होते थे जिसमें हम जो कहते हैं पूरा घुटना बदलने वाले ऑपरेशन, उसमें टेढ़ी, क्योंकि हमने देखा होगा, सबने देखा है कि यूजुअली जब भी घुटने खराब होते हैं तो टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, बो लेग्स बन जाती हैं। तो बो लेग्स को, टेढ़ी टांगों को सीधा करने को मेडिकली बोला जाता है अलाइनमेंट करना। पुराने ऑपरेशनों में वो अलाइनमेंट की जाती थी थाई बोन के अंदर अलाइनमेंट रॉड डालकर ड्रिल करने के बाद। तो पूरी थाई बोन को पहले ड्रिल करना पड़ता था, उसके अंदर फिर अलाइनमेंट रॉड डालकर ऑपरेशन किए जाते थे और टेढ़ी टांगों को सीधा किया जाता था। लेकिन उस प्रॉब्लम के कारण, ड्रिलिंग के कारण पेशेंट का नंबर 1 ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, नंबर 2 पेन ज़्यादा होता था, नंबर 3 पेशेंट की थाई बोन सी अंदर से हमेशा के लिए हॉलो या खोखली हो जाती थी, कई बार टूटने का रिस्क रहता था। इसीलिए पुराने ऑपरेशनों में इस ऑपरेशन के बाद लगभग 2 या 3 दिन के बाद उनको कुछ कदम चलाया जाता था या खड़ा किया जाता था। AI की मदद से, FT3D और रोबोलेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम अलाइनमेंट कैलकुलेट करते हैं, टेढ़ी टांगों को सीधा करने की जो विधि होती है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम 3D मैपिंग के साथ ही कर सकते हैं। आजकल हम डिजिटल अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो हमको थाई बोन को ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थाई बोन को ड्रिल नहीं करना होता तो पेशेंट को हम जैसे ही सर्जरी खत्म होती है, ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही हम उनको खड़ा भी कर सकते हैं, उनको कुछ कदम चला भी सकते हैं, क्योंकि हमने थाई बोन को खोखला नहीं किया, कमज़ोर नहीं किया, ब्लड लॉस नहीं हुआ, पेशेंट पेन फ्री होता है, ज़्यादा दर्द में नहीं होता है। तो अपने आप ही कहते हैं कि मेरे तो घुटने बढ़िया आराम से हिल रहे हैं, मेरे को हम आज ही क्यों नहीं चला सकते। और यूजुअली पेशेंट कुछ ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। राइट अच्छा, एक चीज़ जो मैं काफ़ी रीड भी कर रहा था कि पहले चंडीगढ़ में मैक्सिमम लोग नी रिप्लेसमेंट और ये सारी अपनी सर्जरी कराने के लिए चंडीगढ़ के लोग दिल्ली जाते थे। अब ये रिवर्स हो रहा है कि दिल्ली, मुंबई, सब जगह से लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं अपनी नी सर्जरी के लिए। क्या ये सच है? थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू जो हमारा इंफॉर्मेशन डिस्पर्सल का जो आजकल हमारे पास वेरियस चैनल्स अवेलेबल हैं, वेरियस मोड्स अवेलेबल हैं, जो पेशेंट्स को ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ जाता है, दे आर विलिंग टू ट्रैवल। बिकॉज हमारा शुरू से मानना है कि जो जिनको घुटनों का दर्द होता है वो कभी कोई इमरजेंसी नहीं होती है कि उनको आज में ही ऑपरेशन कराना है। वो प्रॉपर अपनी रिसर्च करते हैं, हर जगह से ओपिनियंस लेते हैं। ओपिनियन लेने के बाद जो उनको लगता है कि उनके पेशेंट के लिए, मरीज़ को खुद को या उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए जो उनको सबसे अच्छा ऑप्शन या विकल्प लगता है, तो उसको वो यूजली चुनते हैं। तभी आजकल जिस पेशेंट को, या जिस फॉर एग्जांपल जो किसी के फादर को प्रॉब्लम है, तो उनके जो बेटे होते हैं या बेटी होती है, वो रिसर्च जब कर रहे होते हैं, तो उनको जब ये समझ में आता है कि आजकल अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जैसे रोबोलेंस FT3D, जिसमें पूरे घुटने निकालने की बजाय हम सिर्फ ख़राब हिस्से को ठीक कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल है जिसमें हमने थाई बोन को बिना ड्रिल किए ही हम ऑपरेशन करवा सकते हैं, अब अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम पेशेंट को बिना ICU में भेजे ही ऑपरेशन करवा सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स जब हम बैठ के सोचते हैं तो पेशेंट्स को लगता है कि मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन भी है चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, जो मैं इन सब तकलीफ़ों को सहे बिना
ठीक भी हो सकता हूँ और मेरी सर्जरी बहुत एक्यूरेटली भी हो सकती है। राइट। तो पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया, इवन फ्रॉम अब्रॉड, आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ ट्राई-सिटी टू गेट देयर सर्जरी डन, बट जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझ होती है। ये नहीं है कि मेरे पड़ोस में किसी ने यहाँ से ऑपरेशन कराया तो मैं भी वहीं कराऊंगा, वो उसको तो हम बोलते हैं जस्ट बीइंग अ फॉलोअर। मेरा शुरू से यही मानना है कि आज के 21वीं सदी में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल टूल है अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने का, दैट इज़ द इंटरनेट। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि आप अपनी रिसर्च जो है हमेशा खुद करें। डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन कि किसी ने क्या बोल दिया या मैंने कहाँ से क्या करवाया। खुद रिसर्च करें टेक्नोलॉजी के बारे में। आप चैट जीपीटी से पूछें, आप एआई से पूछें, या आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। एंड देन यू विल, जब आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, टेक्नोलॉजी तो हमने परख ली, हमने देख लिया कि ये एआई की मदद से ऑपरेशन होता है घुटनों का, लेकिन फिर जब हम उन मरीजों के बारे में देखते हैं जिन्होंने ये सर्जरी करवाई, उनका फीडबैक सुनेंगे, उनका फीडबैक सुनते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे पास तो ये एक छोटी सर्जरी से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, मैं क्यों बड़ी सर्जरी कराऊं। तो ऐसे लोग, यस, फ्रॉम मुंबई, कोलकाता, लास्ट वीक भी हमारे पास दिल्ली से बहुत से पेशेंट्स आए थे, इवन यूपी, ऑल ओवर वी आर गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया नाउ। बहुत बार ये देखा गया है कि जितने लोग नी रिप्लेसमेंट करवाते थे, कहीं ना कहीं लाइफ में उनके लिए एक तो इशू बनी गया है कि यार अब मैं भाग दौड़ नहीं सकता, रिलैक्स मोड में रहना है, ज़्यादा नहीं चलना फिरना है। बट क्या नी रीसर्फेसिंग के केस में भी ऐसा कुछ है, या वहाँ पर बिल्कुल ही 100% आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, आप चल फिर सकते हो प्रॉपरली, कोई टेंशन नहीं है इतनी? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यही फ़ायदा है। पहले जो ऑपरेशन होते थे, जैसे पूरा घुटने बदलने वाले ऑपरेशन जो पुरानी तकनीक से किए जाते थे, उनमें एक हमें पेज दे दिया जाता था जिसके अंदर लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लिखी जाती थी। अच्छा। कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ना आपने ज़मीन पे बैठना है, ना आपने छलांग लगानी है, ना आपने गाड़ी चलानी है, ना आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, ना आपने ज़्यादा चलना फिरना है। तो मरीज़ों को लगता था कि अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस मेरे को सर्जरी के बाद भी फॉलो करनी है तो मैं सर्जरी क्यों कराऊँ, मैं दर्द की दवाई खा लेता हूँ। तो ये भी एक रीज़न होता था। लेकिन आजकल थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, FT3D, रोबोलेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम पेशेंट को ऐसा कोई भी पेज नहीं देते हैं जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती हैं। हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स तो लगभग 3 से 4 हफ्तों के बाद दे कैन ड्राइव देयर कार, वो गाड़ी चला सकते हैं। जिनको बाइक चलाना होता है वो बाइक चला सकते हैं, जिनको साइकिल चलाना होता है वो साइकिल चला सकते हैं। स्विमिंग, चौकड़ी लगा के बैठना, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पहाड़ी इलाके चढ़ाई उतराई पे चढ़ना, खेतों के काम करना, भारी वज़न उठाना, ऐसी हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। पेशेंट जो चाहे कर सकते हैं इन ऐसी मॉडर्न सर्जरीज़ के बाद, क्योंकि हमने सब कुछ नहीं निकाला। हमने घुटनों को ऐसा नहीं कि पूरे घुटने अंदर से काट के निकाल दिया, अंदर पता नहीं एक लोहे का क्या पीस डाल दिया जो कि काम ही नहीं करेगा। हमने आप ही के इस ऑपरेशन में, रीसर्फेसिंग में, पेशेंट की ही हड्डी रहती है, पेशेंट के ही लिगामेंट्स रहते हैं, पेशेंट की ही मांसपेशियां रहती हैं। सिर्फ खराब हिस्से को निकाल के उसके ऊपर मेटल के इम्प्लांट कैप्स लगा दिए जाते हैं, तो नेचुरल घुटने की तरह ही काम करते हैं। मीन्स आफ्टर सर्जरी विदिन 1 मंथ आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो इन नी रीसर्फेसिंग? यस, आप मोस्ट ऑफ आर पेशेंट्स, आप इमेजिन करें, मैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट ने डर के कारण पिछले 10 साल से अपना इलाज नहीं करवाया, वो व्हीलचेयर पे है या बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट्स को अगर मैं ये बोलूं कि वो भी 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे तो वो गलत होगा। सही टाइम पे जो सर्जरी अपनी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं उनके लिए यस। सो मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट्स, आई वुड से, अगर 100 पेशेंट्स की सर्जरी अगर हम करते हैं तो उसमें से 95 to 96 विदिन 3 to 4 वीक्स ठीक हो जाते हैं। बाकी लोग होते हैं उनको 1 हफ्ता 10 दिन और लग जाते हैं, लेकिन ठीक सारे ही होते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि ठीक नहीं होता है। ओके, तो सर्जरी के बाद किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? स्टिल फिर भी कुछ तो ऐसा होगा कि हमें ये चीज़ें फिर भी ध्यान में रखनी है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्जरी सक्सेसफुली कर दी, पेशेंट बिल्कुल रिकवर भी कर गए, घूम फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, अब कबड्डी नहीं खेलनी चाहिए, या हमें किसी फर्स्ट फ्लोर से या किसी 4 सीढ़ियों से जंप नहीं लगाना चाहिए, कोई बिल्कुल स्लिपरी जगह पे बारी बारी अगर हम जाने लगेंगे, यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे हमारे घुटनों के ऊपर ज़ोर से झटका लगता हो, जर्क लगता हो, वो अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप जो मर्जी कर सकते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, वॉकिंग, स्टेयर्स, बाइक, कार, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे घुटनों के ऊपर कोई भी झटका नहीं लगता है, जर्क नहीं लगता है, तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलने होते हैं। उसके अलावा आप जो मर्जी कर सकते हैं। क्या हर पेशेंट जो FT3D हमारी सर्जरी है इसके लिए एलिजिबल होता है कि कुछ ना कुछ उसमें भी क्राइटेरिया है? नहीं, हम ये जो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो हम हर एक पेशेंट को ऑफर करते हैं, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी की मदद से जो फाइनल एनालिसिस हमें मिलता है
उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से पेशेंट को कौन सी सर्जरी करनी है। अब जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ नो लॉन्गर कि वन साइज फिट्स ऑल, कि चाहे जो मर्जी पेशेंट आए हमने उसको एक ही तरह की सर्जरी करनी है। तो इसमें 3D एनालिसिस के बाद, मैपिंग के बाद हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है। तो अभी मैं हमेशा से कहता हूँ, पेशेंट को कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि उनको कौन सी सर्जरी करानी है। उनकी स्टेजिंग, एक्सरेज के बाद स्टेजिंग करवानी चाहिए, अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, फिर ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपर 3D मैपिंग करानी चाहिए। AI एनालिसिस के बाद फिर जब हम इस सारी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, फिर डिसीजन लेना चाहिए। और अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। राइट अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है तो अगले 5-10 साल में तो फिर रोबोट्स ही सब कुछ करेंगे, आपको तो जस्ट सुपरवाइज करना होगा। मेडिकल फील्ड में तो मैं इस बात को बोलूँगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेडिकल फील्ड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है क्लिनिकल एक्यूमेन या क्लिनिकल जजमेंट। तो हम किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी मशीन को किसी पेशेंट के लिए एम्पैथी नहीं सिखा सकते हैं। जो पेशेंट को समझाना होता है, उनको काम डाउन करना होता है, वो मशीन्स नहीं कर सकती। तो डॉक्टर का रोल तो मैं बोलूँगा कि हमेशा ही रहेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर का काम बहुत ईजी होता जाएगा। जैसे आजकल मेरे को घुटने के ऑपरेशन करने में कहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे लगते थे, आजकल मेरे को 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो एंड सेकेंडली, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ रोबोलेंस और ये सारी चीज़ें, हमारा जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। पहले होता था 50-50, लोग बहुत डरते थे कि चलो ऑपरेशन तो हम करवा लेते हैं, लेकिन पता नहीं ऑपरेशन के बाद मैं ठीक होऊंगा या मैं पहले से भी बदतर हो जाऊंगा। इसी डर से वो नहीं करवाते थे। तो आज के टाइम में सक्सेस रेट कहाँ पहुँच गया? आजकल आज के केस में हम पेशेंट्स की सर्जरी ही उन पेशेंट्स की करते हैं जिनकी 3D एनालिसिस में मैपिंग के बाद, AI एनालिसिस के बाद हम डिजिटली सक्सेसफुल सर्जरी कर चुके होते हैं। हम उन्हीं पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं जो जिनकी हमें पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल किसी के 3D एनालिसिस में घुटने की हड्डी के ऊपर हड्डी में क्रैक आया हुआ है, फ्रैक्चर आया हुआ है, हम मना कर देते हैं कि आपकी हम सर्जरी नहीं कर सकते। या किसी का कोई पुराना ऑपरेशन, किसी का कोई स्क्रू वगैरह अंदर टूटा हुआ होता है, एक्सरे में या कई बार वो मिस हो जाता है, लेकिन 3D मैपिंग के साथ हमें सारा एनालिसिस पहले से ही मिल जाने के कारण हम उन्हीं पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं जिनकी डिजिटल या वर्चुअल सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आई वुड से सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा, पुराने ऑपरेशन से कंपैरेटिवली तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। राइट आपने कहा डिजिटल और वर्चुअल सर्जरी, इसमें क्या होता है? इसमें ओवरऑल हम पहले ही सारी चीज़ देख लेते हैं, कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर इसमें ही पूरा सोल्यूशन निकल गया? हम जब पेशेंट का CT स्कैन कराते हैं, मैं पूरा जैसे प्रोसेस बताता हूँ, हमने CT स्कैन कराया, उसका 3D मैपिंग कराई, फिर AI की मदद से हमने घुटनों की पूरी टांगों का एनालिसिस कराया। राइट उस एनालिसिस में हमें 3 मेजर चीज़ों के बारे में पता चलता है। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि कहाँ पे कितना डैमेज है, कितने मिलीमीटर का डैमेज है, वो हमें पहले पता चल जाता है। नंबर 2 कि हमने ऑपरेशन की जो अलाइनमेंट करनी है वो अलाइनमेंट कैसे करनी है। नंबर 3 जो हमने इम्प्लांट्स लगाने हैं वो कौन से ऐसे इम्प्लांट्स के जो साइज़ आएंगे जो पेशेंट के नी की एनाटमी के मुताबिक परफेक्ट फिट होंगे। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस अगर हम ऑपरेशन से पहले कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्जरी, क्योंकि ये सर्जरी पेशेंट के ऊपर नहीं हो रही होती। पेशेंट तो अपने रूम में ही होता है, लेकिन ये जो एनालिसिस हो रही होती है ये पेशेंट के 3D मॉडल के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर AI की मदद से वर्चुअली या डिजिटली हो रही होती है। और इसमें जो फ़ायदा ये मिलता है कि क्योंकि हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, AI एल्गोरिदम्स होते हैं, तो ये मल्टीपल परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ अलग अलग इम्प्लांट्स को, अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बारी बारी एनालिसिस करके हमको एक फाइनल रिजल्ट देते हैं। राइट तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एनालिसिस किया और उसका हमने सर्जरी कर दी। बारी बारी एनालिसिस करने के बाद ही सर्जरी फाइनली प्लान होती है। और इस प्लानिंग में, एक घुटने के प्लानिंग में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 24 आवर्स लगते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग कि जैसे कैलकुलेटर में हमने 1+1 कर दिया, उसका 1 सेकंड में रिजल्ट आ गया 2। तो इसकी एनालिसिस में 3D मैपिंग और AI एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेटली 18 to 24 आवर्स लग जाते हैं, तभी इतनी एक्यूरेट है। मीन्स एक बार पूरा 3D मैपिंग कर ली, उसके बाद कंप्यूटराइज हमारा AI सिस्टम सारा का सारा उसमें सर्जरीज कर रहा है अलग अलग टाइप से, एंड देन फाइनली वो बता रहा है कि दिस वन इज परफेक्ट, इट्स गुड टू गो। यस, और वो जो फाइनल डेटा मिलता है वो डेटा हमें जब मिल जाता है फिर हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके जाते हैं। फिर हम रोबोलेंस डिवाइस के अंदर वो सारा डेटा फीड करते हैं और उस डिवाइस को इस्तेमाल करके फिर मैं एक्चुअल में सर्जरी करता हूँ। तो मैं, आप समझ लीजिए कि मेरे पास सर्जरी करने का ब्लूप्रिंट पहले से ही होता है, मेरे को सिर्फ उस सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना होता है। तभी 15-20 मिनट में सारी सर्जरी खत्म हो जाती है, बिकॉज मेरे पास सारी कैलकुलेशंस
पहले से ही होती हैं। नहीं, हाँ, पेशेंट को सक्सेस रेट बढ़ जाता है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में कम समय रहने पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटा ऑपरेशन होता है, तो इमेजिन करो 15 to 20 मिनट्स की सर्जरी में पेशेंट की बैक के अंदर हमें एपिड्यूरल की इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत डरते हैं Yes. कि घुटनों का ऑपरेशन तो चलो करवा लें, लेकिन मेरे को बेहोश नहीं करना और मेरे कमर के अंदर एपिड्यूरल का इंजेक्शन नहीं लगाना। पहले इन ऑपरेशनों में, जो पुराने ऑपरेशन होते थे, बैक के अंदर एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगा के रखना पड़ता था और उसकी इन्फ्यूजन चलती थी 2 दिन के लिए। ये भी मैंने सुना था। यस, स्पाइन के अंदर 2 दिन के लिए एपिड्यूरल इन्फ्यूजन चलाई जाती थी। बहुत से पेशेंट्स को बाद में कमर दर्द होने का रिस्क रहता था, या पैरों को बहुत हमें 2 दिन के लिए सुन्न रखना पड़ता था। चलना तो दूर की बात है, पैर हिलते भी नहीं थे। लेकिन अगर हम छोटी सर्जरी 15 से 20 मिनट में अगर हम ख़त्म कर पाते हैं, तो हमको टांगों को सुन्न करने की 2 दिन के लिए ज़रूरत ही नहीं होती। तो कमर के अंदर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत भी नहीं। तो पेशेंट हमारे यूजुअली ऑपरेशन थिएटर में जागते हुए ऑपरेशन कराते हैं, यानी कि वो जाग रहे होते हैं। अवेक सर्जरी कहते हैं इसको। पेशेंट को हम यहाँ पे यूजुअली ऑपरेशन थिएटर में हम भजन कीर्तन या शब्द कीर्तन लगा देते हैं, सुनते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और 20 मिनट 25 मिनट में 15 मिनट में उनकी सर्जरी खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल जो पेशेंट को जो एक्सपीरियंस होता है, वो उनको ऐसे लगता है कि ज़्यादातर पेशेंट, मैं अपना डेली बेसिस का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे ही मैं सर्जरी खत्म करके उनको बताता हूँ कि आपकी सर्जरी खत्म हो गई है, ज़्यादातर पेशेंट्स के मुँह से एक ही टर्म निकलती है, हो भी गया। तो मैं कहता था हाँ, हमने जैसे प्रॉमिस किया था। 15 मिनट 20 मिनट में उनको महसूस भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, जागते भी रहे, कमर के अंदर एपिड्यूरल इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ा, और 20 मिनट में सर्जरी भी खत्म होगी। और कुछ घंटों के बाद हम उनको बोलते कि चलिए, खड़े होइए, अब चलिए। तो ये सारा जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी की मदद से हम घुटने के ऑपरेशन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हम चेंज कर पा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तभी मैं हमेशा से पेशेंट्स को कहता हूँ कि अपना रिसर्च जरूर करें, बेनिफिट्स देखें। टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अगर आपको प्रॉपर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, व्हाई नॉट। मैं क्यों आज में 2026 में जो ऐसी सर्जरी चुनूं जो 1980 में बनाई गई थी। राइट। नहीं, आपसे बात करके तो सच में मेरे को भी अब समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी सच में बहुत एडवांस जा चुकी है, और ये सारी की सारी चीज़ें विदाउट पहले अपने आप को हार्म किए आप पहले ही देख सकते हो, जज कर सकते हो किस लेवल पे कहाँ क्या होना। और आपने जैसा बताया कि विदिन 15 मिनट सारी चीज़ें हो जानी है, तो सच में बहुत एडवांसमेंट है। राइट। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ हम इंडियंस करते हैं, जब भी नी पेन होता है, कोई भी मेडिसिन लगा ली, ऑयल मसाजिंग कर लिया, या जस्ट उठाया, पेस्ट लगाया, चलो जी हो गया। तो ये कितना % राइट है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। जी। हाँ, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का टर्म ही मतलब कि मेरे को फ़िलहाल के लिए दर्द हो रहा है, तो फ़िलहाल के लिए मैं या तो तेल लगा लूँ, कोई भी ऑयल लगा लूँ, या कोई पेन वाली जेल ऑइंटमेंट लगा लूँ, थोड़ा सेक दे लूँ, थोड़ी ठंडक लगा लूँ, आइस पैक्स लगा लें, नी कैप पहन लें, रेस्ट कर लें, एक पेन किलर खा लें। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं दवाई खाने से या ये तेल लगाने से मेरे अंदर घुटने ठीक हो रहे हैं, वो गलत है। अंदर से घुटने ठीक इन सब चीज़ों से नहीं हो सकते। हाँ, कुछ देर के लिए दर्द थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन और उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं। ऑल दीज आर कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, अभी के लिए दर्द थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। राइट। इंडिया में ना एक और कॉमन इशू है जो फ्लैट फीट का है, तो क्या वो भी नी पेन से ही रिलेटेड है या वो टोटली डिफरेंट है? नहीं, फ्लैट फीट एक अलग कंडीशन है, जिसमें पैर के नीचे जो हमारा नॉर्मल आर्च होता है जी, अंदर की तरफ, वो कुछ लोगों में बचपन से ही पैदाइशी होता है, तो कुछ लोगों में वो आर्च नहीं होता है, या कुछ लोगों में वो आर्च बहुत कम होता है। तो बचपन में तो फ्लैट फीट होने की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बढ़ती उम्र में जो आर्च का काम क्या होता है, जो वो नॉर्मल आर्च होता है उसका काम होता है एक स्प्रिंग की तरह चलते समय या भागते समय या खेलते समय इम्पैक्ट को, झटके को अब्जॉर्ब करना। तो स्प्रिंग की तरह होता है, ऊपर नीचे करता है जब हम चलते हैं। जिनमें फ्लैट फीट होता है उनमें ये स्प्रिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, तो सारा इम्पैक्ट पेशेंट के पैर और फिर टांग की हड्डी के ज़रिए से घुटने पर पड़ता है। तो फ्लैट फीट जिनको होता है बचपन में, यंग एज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बहुत सालों के बाद बढ़ती उम्र में पैरों में दर्द होना, पैरों का टेढ़ा होना, टांग में दर्द होना और इवेंचुअली घुटनों तक नुकसान होना पॉसिबल हो जाता है। तो यस, डायरेक्ट रिलेशन, मैं ये नहीं करूँ कि डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यस, इट प्लेज अ मेजर रोल। फ्लैट फीट में जिनको होता है उनको घुटनों की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करें तो।
हमारे घरों में मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं हमारे, वो खड़े होकर ही सारे काम करते हैं दिन भर घर के अंदर ही, चाहे खाना बनाना हो, साफ़ सफाई का काम हो, मैक्सिमम टाइम ही होता है। तो एक कॉमन इशू जो वेरिकोज वेन्स का है वो भी बहुत बढ़ जाता है और लोग उससे डरते भी हैं, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वेरिकोज वेन्स का तो एक ही जो प्रॉब्लम का जो उसका ओरिजिन होता है वो ये होता है कि हमारे जो नॉर्मल पैरों के अंदर वेन्स होती हैं, जो जी नसें होती हैं जो नीले रंग की हमको अपने स्किन के नीचे दिखती जी हैं, जी जी। उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं। वो वॉल्व्स क्या करते हैं, वॉल्व्स का काम होता है खून को एक जगह पे इकट्ठा ना होने देना। लेकिन कई बार अगर वो वॉल्व्स में डिफॉर्मिटी हो जाती है या वो ख़राब हो जाते हैं, तो जो ब्लड फ्लो नॉर्मल हमारा होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है। तो जो खून हमें हार्ट की तरफ वापस जाना होता है वो टांगों में ही इकट्ठा होने लग जाता है, वेन्स में इकट्ठा होने लग जाता है। जब वेन्स में खून इकट्ठा होता रहता है तो हमारी जो वेन्स होती हैं मांसपेशियों के ऊपर जो दिखती हैं ग्रीन कलर की, वो फूलने लग जाती हैं। वो जब वो फूलने लग जाती हैं तो उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स आ जाती हैं। तो वेरिकोज वेन्स का तो डायरेक्ट रिलेशन है ज़्यादा देर खड़े रह के जो लोग काम करते हैं, जैसे जिनका सारा सारा दिन खड़े रह के काम, उनमें वेरिकोज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगेन वेरिकोज वेन का जो घुटनों के साथ दर्द के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वेरिकोज वेन्स तो एज सच तो पेनलेस होती हैं, ऐसे नहीं कि वेरिकोज वेन्स दर्द करने लग जाती हैं। बहुत ही एडवांस स्टेजेस में अल्सर जरूर बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे जाके बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर वेरिकोज वेन्स में तो सिर्फ नसें फूलती हैं, देखने में ख़राब लगती हैं और उनको टांगों में थोड़ा भारीपन शुरू हो जाता है। उसका बहुत सिंपल तरीका है, जिनको पता है कि उनको ज़्यादा टाइम खड़े रह के काम करना है, जैसे हमारे घर में आप कह रहे थे कि किचन में बहुत देर खड़े रहें, तो बहुत ही सिंपल स्पेशल वेरिकोज वेन्स की स्टॉकिंग्स आती हैं, स्पेशल किस्म की जुराबें आती हैं। अगर हमें पता ही है हमें अगले 8 घंटे या 6 घंटे हमने खड़े रहना है, वो सॉक्स को पहन के अगर हम खड़े रह के अपना काम करेंगे तो वेरिकोज वेन्स को हम शुरुआत में ही रोक पाएंगे। अच्छा, ऐसा कुछ भी आता है? ऐसा भी आता है, तो उसको हम बोलते हैं यूजली ग्रेड 1 स्टॉकिंग्स कहते हैं। वो स्टॉकिंग्स पहन के अगर हम खड़े रह के काम करेंगे तो शायद वेरिकोज वेन्स हो ही ना। ओके, सो क्या जितनी भी आज के टाइम में हमारी लाइफस्टाइल है उसका भी नी पेन के रिलेटेड कुछ ना कुछ कनेक्शन है? क्या लाइफस्टाइल इफेक्ट इसमें भी आता है? जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा तो हमारे को घुटनों में प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर हमारा 1 किलो वज़न बढ़ता है तो हमारे घुटनों के ऊपर 4 गुना इफ़ेक्ट या स्ट्रेस आता है। तो अगर किसी का 10 kg वेट बढ़ा तो घुटनों के ऊपर 40 kg का स्ट्रेस बढ़ गया। तो और जैसे मैंने पहले बताया कि घुटनों की जो आर्थराइटिस होती है वो एक वेयर एंड टीयर प्रोसेस होती है, यानी कि अगर वो जितना वजन ज़्यादा उठाएंगे जाहिर सी बात है वो उतना ज़्यादा ही जल्दी होगा। ख़राब होंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर हम बचपन से नहीं, जवानी से ही अगर हम बोलें कि वेट हम एक ठीक ठाक लेवल में रखें, मॉडरेट लेवल मॉडरेट लेवल पे रखें, तो ज़्यादा चांस है कि हमारे घुटने शायद आगे जाके ना ख़राब हो। दूसरा एक तो ये हो गया वेट ना बढ़ने देना। दूसरा लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर हमारी सोच या हमारी अगर आदत ऐसी है कि बस हम बैठे ही रहें, ना हम सैर करें, ना हम एक्सरसाइज, ना जिम, ना योगा, ना कोई स्पोर्ट्स, तो हमारे टांगों की या घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो बैठे बैठे कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो मसल्स हमारे घुटनों को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अगेन मसल्स वीक हो जाएंगे तो सारा जो स्ट्रेस है वो हमारे घुटनों के ऊपर पड़ेगा, तो घुटने जल्दी ख़राब होने के चांस हैं। और नॉर्मली अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो ये दोनों का यूजली इंडियन आजकल तो इंडिया ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ ही आती हैं। जो लोग ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका वज़न ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चलना फिरना पसंद ही नहीं करते कि वो चल ही नहीं पाते। तो बैठे बैठे उनका वज़न और बढ़ता जाता है एंड बैठे बैठे उनका जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं। तो आज के इस इरा में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम कर लें तो हम अपने घुटनों का काफ़ी हद तक ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें चेंज, अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। एंड एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, जो अवॉइड करनी चाहिए फॉर स्पेसिफिकली नी पेन, वो क्या चीज़ है? जैसे हमने जिम ज्वाइन किया जी, तो हमने सडनली एकदम से हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए। हमें प्रॉपर ट्रेनर के साथ उनकी सुपरविजन के अंडर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वेट्स को उठाना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही ज्वाइन किया और हमने कल से ही भारी वेट उठाना शुरू कर दिया। सिमिलरली कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमने पार्टिसिपेट, हमने फॉर एग्जांपल अचानक से ये सोच लिया कि चलो हम अब बैडमिंटन खेलने लग जाएंगे, तो हम आज से बैडमिंटन शुरू और कल से ही अगर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कोई भी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारे लिगामेंट्स में चोट लगने का रिस्क रहता है। जैसे हमने टेनिस शुरू कर दिया
तो हमारे घुटने में ट्विस्ट होने के कारण, घुटना गलत तरीके से मुड़ने के कारण लिगामेंट्स में डैमेज होने का चांस होता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यस यू शुड गो फॉर इट, जिम वर्कआउट यस यू शुड गो फॉर इट, लेकिन हमेशा अंडर प्रॉपर सुपरविजन। सडनली हमें अपने जोड़ों के ऊपर जोर या जर्क नहीं डालने देना चाहिए, वेट एकदम से नहीं उठाने चाहिए। ग्रेजुअली बिल्ड अप मसल स्ट्रेंथ, उसके बाद आप जितना मर्जी स्पोर्ट्स खेलें, स्पोर्ट्स विल ऑलवेज हेल्प। यस, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ को आप करें, धीरे धीरे करके। हाँ, Yes. एकदम से ओवर जेलस होके कि हमने एक हफ्ते में ही 15 किलो कम करना है, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। गॉट इट। क्या बैक पेन का नी जॉइंट से, नी पेन से कोई लिंक है? जिनको नी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल जिनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं या जिनको घुटनों का दर्द होता है, वो यूजुअली लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं। तो जब जिनको भी फॉर एग्जांपल घुटनों को दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तो वो कुछ देर तो सीधा चलते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद फिर वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं। तो लंगड़ा के जब चलते हैं तो उनका जो चलने का तरीका होता है वो ख़राब हो जाता है। उस लंगड़ा के चलने के कारण हमारे पे बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो बैक पेन भी शुरू हो जाता है। तो हमेशा मैं तो ये बहुत लोगों को समझाता हूँ कि नी पेन को अगर हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ नीज़ ही ख़राब होंगे, आगे जाके आपकी बैक के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके हिप्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पैरों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ को इग्नोर करते करते हम और बहुत सी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर लेते हैं। तो कुछ सजेस्ट कीजिए नी स्ट्रेंथिंग की कुछ एक्सरसाइज जो हम लोगों को करनी चाहिए। 4 मसल ग्रुप्स होते हैं हमारे घुटनों के अंदर। राइट। क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथनिंग, VMO वेस्टस मीडियस ऑब्लिकस मसल स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथनिंग और काफ मसल स्ट्रेंथनिंग। ये 4 जो मैंने शब्द लिए हैं, ये अगर आप जाके अपने जिम के ट्रेनर को बोलेंगे कि मेरे को ये 4 मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज सीखनी है, या आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे कि मेरे को इन 4 मसल्स ग्रुप को टारगेट करके कुछ एक्सरसाइज सीखनी है, वो एक्सरसाइज आपने सीख लेनी है या पेशेंट ने वो सीख लेनी है। डेली 15 मिनट्स अगर हम दिन में अगर ये 4 मसल ग्रुप को अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो विद इन अ मंथ एंड हाफ हमारे घुटनों में काफ़ी, घुटनों के दर्द में काफ़ी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स, VMO, काफ एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसको अगर हम अपने डेली रूटीन में ऐड कर दें तो हमारे नीज स्वस्थ भी रहेंगे और शायद आगे जाके ख़राब भी ना हो। तो क्या ये हम चारों इजीली घर पे भी कर सकते हैं? घर पे ही करनी होती है, इसके लिए Okay. हम यूजली तो जिम में भेजते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। घर पे ही कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी मेजर क्वेश्चन जो मैं एंड में पूछना भी चाहूँगा आपसे पॉडकास्ट को एंड करते हुए, हम लोग हमारे एजिंग पेरेंट्स का स्पेसिफिकली, क्योंकि आजकल जॉइंट पेन नॉट जस्ट ऑन नी, ओवरऑल सब जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले भी था अब और बढ़ चुका है, बट वी आर नॉट अवेयर। हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं उनका? यंगर एज में अगर हम एक बैलेंस डाइट लें, अगर हम अपना वेट कंट्रोल करें, एक फिट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को अगर हम चुनें, तो यंगर एज ग्रुप में अगर हम इन 3 चीज़ों की आदत डाल लें, तो नंबर 1 आगे जाके शायद हमें जोड़ों के दर्द या घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम ना आए। एल्डरली एज ग्रुप, जैसे हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब प्रॉब्लम आएगी हम तब डॉक्टर के पास जाएंगे। हम रेगुलरली, हमारा यूजुअली सजेशन होता है साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाएं, लेकिन यूजुअली जो हम गलती कर लेते हैं वो हम फुल बॉडी चेकअप में सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। मैं वही बोलने लगा था। अगर हम साथ में अपने घुटनों का एक्सरे, या अगर किसी को बैक पेन हो रही है बैक का एक्सरे, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो एक्सरेज अपने जो ऑर्थोपेडिक के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिलके स्टार्टिंग में ही अगर हम किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर दें, तो उसकी ट्रीटमेंट अगर हम टाइम पे शुरू कर दें, तो प्रॉब्लम को हम उसी स्टेज पे रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट बी वेटिंग कि जब मेरे फादर मेरे को जब बोलेंगे कि अब मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, चलो अब लेके चलता हूँ आपको डॉक्टर के पास। हमें ईयरली एक बार स्क्रीनिंग या रूटीन चेकअप अपना उनका ज़रूर कराते रहना चाहिए। तो किस एज के बाद आप सजेस्ट करेंगे? यूजुअली लेडीज़ में तो पोस्ट मेनोपॉजल एंड जेंट्स में अप्रॉक्सीमेटली से 50 ईयर्स के बाद हमें एक रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। राइट। अच्छा, कुछ कॉमन मिथ्स जो आपने सुने होंगे नी सर्जरी से रिलेटेड लोगों में बहुत होंगे, जिनके बारे में आप बताना चाहें? सबसे जो कॉमन, पहली बात तो हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में इतने ज़्यादा मिथ्स हैं कि अगर मैं सारी मिथ्स बताने लग जाऊं तो हमें एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, तो वो कवर ही नहीं कर सकते। लेकिन सबसे कॉमन जो मिथ होती है वो कॉमन मिथ है कि
अगर हमने घुटनों का ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने पूरे घुटने मेरे निकाल के फेंक देने हैं और अंदर कुछ लोहे के नए घुटने डाल देने हैं, आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल डाल देने हैं, और पता नहीं मैं बाद में ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये एक बहुत कॉमन मिथ है, लेकिन इस मिथ को अगर मैं आज के 2026 में 21वीं सदी में बताऊं तो आजकल ऐसा नहीं किया जाता है। आजकल आपके पूरे घुटने मरीजों के नहीं निकाले जाते हैं। पहले 3D मैपिंग से ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितना डैमेज है, और फिर सिर्फ उतने डैमेज्ड एरिया के ऊपर ही इम्प्लांट कैप्स लगाए जाते हैं। पेशेंट के ही घुटने रहते हैं, पेशेंट की ही मांसपेशियां रहती हैं, उनकी ही हड्डियां रहती हैं, उनके ही लिगामेंट रहते हैं, यानी कि ऑपरेशन के बाद भी घुटने उनके ही होते हैं नेचुरल, सिर्फ उनके ऊपर मेटल के कैप्स लगते हैं। जैसे हमारे दांतों का आजकल इलाज होता है, पहले दांतों का इलाज क्या होता था, पूरा का पूरा दांत प्लास पकड़ के निकाल दिया जाता था। आजकल कैसे होता है, आजकल एक्सरे करा के देखा जाता है कि कौन सी जड़ में उसकी प्रॉब्लम है, फिर रूट कैनाल की जाती है, फिलिंग करके उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है, दांत पेशेंट का ही रहता है। सिमिलर प्रिंसिपल आजकल घुटनों के ऑपरेशन में भी पॉसिबल है। हम सिर्फ आंशिक हिस्से को ठीक कर सकते हैं, पूरा घुटने को निकाले बिना। राइट मैं डॉक्टर तरन जितने भी अभी रिसेंट मैंने पॉडकास्ट किए हैं, सबसे एक कॉमन चीज़ तो अभी निकल के जो आ रही है कि एक्सरसाइज करना टाइमली शुरू कर दो, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ, बिकॉज ये सारे के सारे इश्यूज़ हमारे आइडल रहने की वजह से हो रहा है, बिकॉज हम एक्टिव ही नहीं है, एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही। सो थैंक यू सो मच, मुझे आज खुद को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पॉडकास्ट सुन के काफ़ी कुछ चीज़ें आज पता चली हो। मुझे खुद को भी ये बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि कैसे हम जो इश्यूज़ बाद में हमारे एज के साथ साथ हमें आने वाले हैं उनको अभी से सेव कर सकते हैं। इवन छोटे छोटे हमारे बैठने के तरीके से लेके एक्सरसाइज तक बहुत हमें हेल्पफुल है उस चीज़ को बचाने में। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पॉडकास्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, एंड ये भी ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये पता था कि क्या आपको ये पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें नी रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं। एंड कमेंट में ये भी साथ में ज़रूर बताएं कि आप और किस किस गेस्ट को या किस किस टॉपिक को हमारे पॉडकास्ट में सुनना चाहेंगे, सो दैट कि हम उनको पॉडकास्ट में आप सबके साथ ला सकें। सो अंटिल देन, बी क्यूरियस, स्टे ट्यून टू अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।